सो एक नए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जो किया था उसी कॉन्सेप्ट के नए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल एम, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है जिसका एंगल है थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और बोला गया कि ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, मतलब यहां से लेके ग्राउंड तक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ही पूछा टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, बेसिकली कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को पहुंचने में लगाने। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ब्लॉक का मोशन कैसा होगा। सो हमें ये पता है कि ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोल दूंगा नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ठीक है, ये डाउनवर्ड होता है। तो mg का हमने लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स निकाले थे। एक ये कंपोनेंट होता था विच वॉज गिवन बाय mg sin थीटा। ठीक है, और एक ये कंपोनेंट होता था विच वॉज गिवन बाय mg cos थीटा। तो यहाँ पे लिख दूंगा mg cos थीटा। सही है, अच्छा ठीक है, बेसिकली जो फोर्स है उसे रिजॉल्व कर दिया मैंने। अच्छा, अभी लेट से मैं इसे y एक्सिस मान रहा हूँ और इसे x एक्सिस मान रहा हूँ। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन को x एक्सिस मान लो और उसके परपेंडिकुलर का y डायरेक्शन मान लो। अभी सिंस ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन को मैं x एक्सिस मान रहा हूँ। सही है, अच्छा अभी समेशन fx क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स है, कहना ऐसे एक ही फोर्स है और कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस पे, एक ही फोर्स है विच इज नथिंग बट mg sin थीटा, विच इज नथिंग बट mg sin थीटा। अभी y डायरेक्शन से हमें मतलब है ही नहीं, हमारा जो मोशन है वो x डायरेक्शन में हो रहा है, तो एनीवेज y डायरेक्शन से हमें मतलब है ही नहीं। सो सिर्फ x डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है। अच्छा, कैन आई से हमें ये फॉर्मूला पता है कि फोर्स इज गिवन बाय मास टाइम द एक्सेलरेशन। सो कैन आई से नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। बेसिकली सिंस ये वेक्टर होता है इसलिए दोनों वेक्टर्स को मैंने x डायरेक्शन में तोड़ दिया है। तो समेशन फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। सो यहाँ पे मैं यही लिख दूंगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। बेसिकली ये इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है। सही है, अभी इसके आगे तो काफी सिंपल हो जाता है। सबसे पहले तो मास मास कैंसिल हो जाएगा और यहां से मैं लिख सकता हूं कि x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय g sin थीटा। सबसे पहले तो इतना क्लियर है तुम लोग को। तो जैसा मैंने बताया कि हमें यहां से रिलेशन मिल रहा है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, जब हमने काइनामेटिक्स पढ़ा था तो काइनामेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि हमें सिर्फ मोशन से मतलब है, वो मोशन क्या कॉज कर रहा है ये चीज हमें, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसमें हमने क्या किया लॉज ऑफ मोशन में, सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया है। अच्छा, कौन मुझे बता सकता है अभी, चलो इसके बाद हमें काइनामेटिक्स ही करना है, इसके बाद हमें काइनामेटिक्स ही करना है। ठीक है, हमें टोटल ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट एक्स, वो क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ये हमें निकालना है। सॉरी, अच्छा ये दिया हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक्स। उसके बाद हमें टाइम निकालना है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बेसिकली हमने वो अभी अभी निकाला विच इज नथिंग बट जी साइन थीटा। सही है, अच्छा मुझे इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो तुम लोग, मतलब ब्लॉक जो था वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, ये क्वांटिटीज हमें पता है, तो कौन मुझे बता सकता है कि मैं कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूं सच दैट मैं आगे का आंसर ला सकता हूं। एनीवन? एस निकालना है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ, एस दिया हुआ है, टी निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, यू पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं? एनीवन? कैन आई से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो एक्स, एस के बदले तो एक्स डालूंगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है टोटल एक्स है ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन के बदले डालूंगा जी साइन थीटा इंटू टाइम तो पता नहीं तो वैसे ही रहने दूंगा टाइम स्क्वायर। सही है, सो बेसिकली यहां से क्या इक्वेशन आ रही है, एक्स इज गिवन बाय जी साइन थीटा टी स्क्वायर बाय 2। सही है, सो यहां से टी स्क्वायर क्या मिलेगा, 2x बाय जी साइन थीटा, एंड फाइनली यहां से हमें टाइम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा विच इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x बाय जी साइन थीटा। सो ये अपना फाइनल आंसर है। इतना क्लियर है सब लोग को? स्टार्ट करेंगे पुली से। पुली को बेसिकली एटवुड मशीन भी बोलते हैं। पुली पता है, 1000 बार देखा रहेगा तुमने। बेसिकली होता क्या है
एक घूमने वाला व्हील होता है, एक घूमने वाला व्हील होता है, उसके अराउंड हम एक रोप लगा देते हैं, इसके अराउंड एक रोप लगा देंगे, सही है। तो बेसिकली यहां पे एक रोप लगा दिया और यहां पे एक रोप लगा दिया। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है पुली का, ये एकदम सबसे 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 सिंपल एग्जांपल है पुली का, सही है। उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पुलीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो, तो ये अपनी एक पुली है, सही है। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m1, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास है स्मॉल m2, सही है। सपोज हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि स्मॉल m1 इज ग्रेटर देन स्मॉल m2, क्या होगा इस केस में, कैन आई से जो m1 वाला ब्लॉक है वो नीचे जाएगा बिकॉज उसका मास ज्यादा है, और ये m2 वाला ब्लॉक ऊपर आएगा बिकॉज उसका मास कम है। इतना क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? थम्स अप दे दो एक। अभी सपोज मैं अज्यूम करूंगा, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, तो हमें इसमें इक्वेशंस लिखनी है, और सपोज बोलूंगा कि सपोज कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, अभी ये जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसे स्मॉल ए डाउनवर्ड लिख सकता हूं। यहां पे ये चीज बहुत ईजी है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज आ जाएंगे तब ये चीज लिखना एक्चुअली हार्ड है, बट अभी के लिए एकदम सिंपल सा पुली है। तो जिस स्पीड से या फिर जिस डिस्प्लेसमेंट या फिर जिस एक्सेलरेशन से ये m2 ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली सेम एक्सेलरेशन से ये m1 नीचे आएगा, ठीक है। अभी देखो इसकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, मैं मान लूंगा पूरे स्ट्रिंग पे टेंशन है T, टेंशन है T, सही है। बस दोनों साइड में टेंशन तो सेम रहेगा, बेसिकली जो रोप है वो कितना फोर्स लगा रहा है उसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट टेंशन, सही है। अभी जो मैंने तुम्हें टेंशन फोर्स के बारे में बताया था कि टेंशन ऑलवेज पुल्स, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स पे एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे m1 से, यहाँ पे मैं n1 ब्लॉक बना रहा हूं और ये m1 की मैं एफबीडी बनाऊंगा। अभी m1 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले तो नीचे ग्रेविटी लगेगी जिसे हम m1g बोलेंगे। अच्छा, अब ये रोप भी से अटैच्ड है, और जैसा मैंने टेंशन के बारे में बताया था कि टेंशन ऑलवेज पुल्स, उस कॉन्सेप्ट से कैन आई से रोप जो है ये इसे ऊपर फोर्स लगाएगी कैपिटल टी का टेंशन का, सही है। और ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अभी इस पे मैं अगर इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो इस पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, सबसे पहले m1g डाउनवर्ड लग रहा है, इस केस में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा मोशन है, तो m1g, और एक टेंशन लग रहा है लेकिन ये m1g के ऑपोजिट लग रहा है, तो मैं लिखूंगा -t इज इक्वल टू m1 इंटू इसका नेट एक्सेलरेशन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया ये? ओके ठीक है। अभी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हम दूसरे मास पे लगाएंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं m2 लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने m2 का ब्लॉक बनाया है, सही है। अभी m2 पे कौन से फोर्सेस है, सबसे पहले तो नीचे m2g लगेगा, ग्रेविटी जो है अपनी ग्रेविटी आंटी हमेशा नीचे लगती है, तो m2g नीचे एक्ट कर रहा है। अभी ये जो टेंशन है ये ऊपर एक्ट करेगा बिकॉज प्रिंसिपल जो मैंने बताया था कि टेंशन ऑलवेज पुल, जो रस्सी होती है वो हमेशा खींच सकती है, रस्सी कभी धक्का नहीं मार सकती, तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे एक रोप अटैच्ड है वो रोप हमेशा उसे अपनी तरफ खींचेगी, तो ये जो टेंशन फोर्स है वो ऐसा दोनों के लिए अपवर्ड अपवर्ड रहेगा। सो m2 के लिए टेंशन ऊपर लग रहा है, सही है, और ये जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। तो अभी इसमें इक्वेशन लिखने, इसमें कैसे इक्वेशन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। आई मीन जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव मानो, बाकी ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को नेगेटिव मानो और इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे एग्जैक्टली वही किया हमने, तो टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये अपना सेकंड इक्वेशन लिख दिया। जिन जिन को इतना क्लियर है एक थम्स अप दे दो। अभी एक फिजिसिस्ट का काम हो गया है, एक फिजिसिस्ट जो होता है वो सिनेरियो देखेगा, इक्वेशंस लिख के देगा। अभी इसके बाद एक मैथमेटिशियन का काम शुरू होता है, अब एक मैथमेटिशियन को करना क्या, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी इस इक्वेशन में हमने क्या क्या अज्यूम किया है, कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें अज्यूम्ड है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आई मीन यहाँ पे m1 m2 दिया हुआ था, m1 m2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो दे आर गिवन स्टफ। उसके बाद जी जो है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चीज तो कांस्टेंट ही होती है। सो बचा क्या, एक तो टेंशन और एक तो एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने अज्यूम की थी, तो बेसिकली इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टेंशन और एक्सेलरेशन, तो ये दोनों अपने वेरिएबल्स बन जाएंगे। सो वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, तो एक्सेलरेशन और टेंशन है।
दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी निकाल ली। तो अभी इन दोनों वेरिएबल्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सब अभी कैसे सॉल्व करेंगे मैं से, मैं मोस्टली एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं, तुम्हें पता है आई यूजुअली यूज एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करूंगा, इस इक्वेशन से मैं टेंशन की वैल्यू निकालूंगा। टेंशन इज गिवन बाय m1g माइनस m1a। सही है, ये टेंशन निकाल लिया, ये टेंशन लेके मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा। सही है, यहां से मैंने टेंशन की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में डाल दी। बेसिकली जो एलिमिनेशन मेथड होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1g माइनस m1a माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। सही है, बेसिकली ये जो टेंशन था, ये टेंशन के बदले मैंने ये चीज सब्स्टिट्यूट की है, नथिंग एल्स। अभी इसमें अगर देखे तो सिर्फ a जो स्मॉल a जो एक्सेलरेशन सिर्फ वही अननोन है। तो यहां से हम वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। जैसे मैंने बताया था, जो वेरिएबल निकालना है उसे एक साइड में ले लो, बाकी चीजों को दूसरी साइड में ले लो। अच्छा, अभी इसे मैं क्या लिख सकता हूं, m1 माइनस m2, इसमें से मैं g कॉमन ले सकता हूं, इज इक्वल टू इसमें से मैं स्मॉल a कॉमन ले सकता हूं, बचेगा m1 प्लस m2 टाइम्स स्मॉल a। सही है। अच्छा, तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का, यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा m1 माइनस m2g द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो बेसिकली हमने एक्सेलरेशन सॉल्व कर दिया है। ये एक्सेलरेशन कैसे निकाला, ये क्लियर है सब लोग को? अगर क्लियर है थम्स अप दे दो एक। अभी एक्सेलरेशन आ गया है, और एक चीज बची जो जो है टेंशन, हमें टेंशन भी इवैल्यूएट करना था। सो टेंशन कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डंप कर देंगे वापस। ठीक है, चलेगा। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा m1g माइनस m1 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बदले क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2g द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है, बेसिकली जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन के बदले स्टफ डाल दिया हमने। अभी इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूं, चलो करके दिखाओ मुझे। टेंशन क्या आएगा बाद में मैं बता दूंगा, तो क्रॉस चेक कर लेना। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बेसिकली जो नॉर्मल मैथ करते हैं हम वही यहाँ पे हो जाएगा। तो टेंशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये m1 प्लस m2 m1g से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2g, m1 m2g। ठीक है, अभी ये माइनस m1 इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस m1 स्क्वायर जी, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस m1 m2g। डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 ही रहेगा, m1 प्लस m2। सही है, अभी क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, सबसे पहले m1 स्क्वायर जी और ये माइनस m1 स्क्वायर जी, ये दोनों चीजें कैंसिल होंगी। सही है, और ये m1 m2 g, तो बेसिकली ये 2m1 m2g बन जाएगा। तो टेंशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा 2m1 m2g द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है, सो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों वेरिएबल्स हमने बहुत इजीली कैलकुलेट कर दिया है। लिखो ये लोग, चलो सब लोग लिखो ये। अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो ये बस इतना मान लो, अभी कुछ चीजें मान लो एग्जैक्टली बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, अभी ये अगर मैं पुली देखूं, अगर ये पुली देखूं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग है। सो ऐसा अज्यूम करना है, ये एक स्ट्रिंग ये दोनों के खिलाफ है, ये वाली एक स्ट्रिंग ये इन दोनों स्ट्रिंग के खिलाफ है। से बेसिकली यहाँ पे दोनों मिलके पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बेचारा अकेला पुल कर रहा है। सही है, सो बेसिकली इनका इसमें इन दोनों के डबल फोर्स आ जाएगा। सो बेसिकली अगर यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो इसमें टेंशन 2t आ जाएगा। सही है, अच्छा ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग ऐसे घूम के आया, वापस ये यही स्ट्रिंग है, और वापस ये यही स्ट्रिंग है। सही है, सो बेसिकली इस वाले पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी है, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2t है। सिमिलरली इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन भी t है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमने ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? नहीं, हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने बस अज्यूम किया कि ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये कंप्लीट एक जो रस्सी है, इस पे टेंशन टी अज्यूम कर लिया, तो बाकी दो पे, सॉरी इस पे 2t रहेगा, तो बाकी दो स्ट्रिंग्स पे हमने टेंशन लिख दिया है, उस वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है। तो एग्जैक्टली ये कैसे लिखे हमने, ये इतना क्लियर तुम लोग को? ओके प्रिंस, माश, श्रावणी, आयशा, चलो लिखो, इतना लिखो सबसे पहले, तो इतना लिख के उनके बाद बता देना, उसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा मैं।
इतना लिख क्यों निकाल बता देना, ठीक है। अच्छा आयशा और श्रावणी, फिजिक्स के अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए सारे के सारे अपलोडेड है यूट्यूब पे, ठीक है। सो अगर तुम्हें डाउट्स होगा तो देख लो, और बहुत कंसाइज वीडियोस है, आई मीन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारे, एक बार बस देख लो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, सही है। अच्छा इंस्टाग्राम पे हो तुम दोनों, श्रावणी आयशा? हाँ सर। हाँ तो उस ये देख लेना एक बार, ठीक है। ये अपना इंस्टा का पेज है, एक बार देख लेना, कैसा हमें फीडबैक दे देना, ठीक है। ओके, आज रतन टाटा का बर्थडे है, जस हर जगह उसी का आ रहा है, सही है। चलो सब लोग ने इतना लिख दिया, आई होप सब लोग ने इतना लिख दिया है, ठीक है। अभी देखो आगे इसे कैसे सॉल्व करना है। अभी अब तक जो हमने किया था वो पहले भी कर चुके, अभी जो हम करेंगे वो चीज नहीं है, सो प्लीज सब लोग अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। सपोज ये A2 से ऊपर जा रहा है ना, तो सपोज ये कुछ x डिस्टेंस ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये दिखेगा कैसा, यहाँ पे मैं कुछ अलग कलर से बना रहा हूं इसे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, आई मीन ये पुली इतना ऊपर आ चुकी है, ये पुली इतना ऊपर आ चुकी है, ऐसा कुछ तो, ठीक है। बेसिकली पुली जिस ओरिजिनल पोजीशन से थी, उस ओरिजिनल पोजीशन से सपोज ये कुछ x डिस्टेंस ऊपर आ गई है, सही है। अच्छा अभी मैं इस पुली की बात कर रहा हूं, सपोज किसी x डिस्टेंस ऊपर आ गई है। अच्छा तो इससे असर क्या पड़ेगा, इससे असर ये पड़ेगा कि ये वाला जो स्ट्रिंग है, आई मीन सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग तो x डिस्टेंस ऊपर गया है, बट ये वाला जो स्ट्रिंग है वो दोनों साइड से x और x डिस्टेंस ऊपर चला गया है, वो दोनों साइड से x डिस्टेंस ऊपर चला गया है। और सिंस ऐसा हुआ है तो बेसिकली टोटल कितना स्ट्रिंग इसमें लूज हुआ है, कहने से 2x लूज हुआ है, यहां से x लूज पड़ गया, यहां से x लूज पड़ गया। तो इसका इफेक्ट कहां पे आएगा, इसका इफेक्ट यहां पे आएगा, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये टोटल 2x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, आई मीन m1 जो है वो यहां पे आ जाएगा, और ये टोटल 2x डिस्टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर है, बेसिकली फिर से बता रहा हूं। सपोज ये वाला जो पुली है, ये वाला पुली x डिस्टेंस ऊपर गया है, ये वाला पुली x डिस्टेंस ऊपर गया है। सो अभी यहां पे क्या हुआ, ये वाला जो स्ट्रिंग है, मैं इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, वो इस साइड से x ढीला पड़ गया और इस साइड से x ढीला पड़ गया, बेसिकली दोनों साइड से x लूज पड़ गया। अभी वो कहां पे जाएगा, वो जो लूज पार्ट है वो सारा का सारा यहां पे आ जाएगा, और इसके कारण ये वाला जो m1 वाला जो मास है वो 2x नीचे जाएगा। सब लोगों को इतना क्लियर है लॉजिक? फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान दो। सपोज इसे मैं पुली 1 बोल देता हूं, इसे मैं पुली 2 बोल देता हूं, ठीक है। पुली 2 जो है, पुली 2 को मैं x डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, जो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो दोनों साइड से x लूज पड़ गया, और वो x कहां पे आ जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज ये x1 डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और ये x2 डिस्टेंस नीचे जा रहा है, तो मैं रिलेशन क्या लिख सकता हूं दोनों में, कहना है मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं कि x2 इज गिवन बाय 2 टाइम्स x1, मतलब ये जितना ऊपर जाएगा ये इसका डबल नीचे आएगा। उसका रीजन हमने देख लिया, ये जितना ऊपर जाएगा, सपोज ये x1 ऊपर जा रहा है, तो ये जितना ऊपर जाएगा उसका डबल यहाँ पे नीचे आएगा। तो यहां पे मैं ये रिलेशन लिख रहा हूं, x2 इज गिवन बाय 2 टाइम्स x1, सही है। चलो इतना लिखने के बाद क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dx2 by dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx1 by dt, ठीक है। अभी dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, सो दैट मींस v2 इज गिवन बाय 2 टाइम्स v1, मीनिंग जो पहला वाला सेकंड वाला जो पुली है वो जिस स्पीड से ऊपर जाएगा, अपना ये ब्लॉक उसके डबल स्पीड से नीचे आएगा। इसे अगर मैं वापस डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें ये रिलेशन आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, सो a2 इज गिवन बाय 2 टाइम्स a1, हमें और एक रिलेशन आ जाएगा यहां से। सो ये तीसरी इक्वेशन आ गई है हमें यहाँ पे तीसरी इक्वेशन आ गई है। बेसिकली तीसरी इक्वेशन की नेसेसिटी क्यों थी, टोटल कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास, a1 था, a2 था और टेंशन था, देयर वर टोटल 3 वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल्स कौन से थे।
वेरिएबल्स कौन से थे? सबसे पहले A1, A2 और टेंशन, ठीक है। देयर वर टोटल 3 वेरिएबल्स, और 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत है। तो यहां से पहली इक्वेशन लिखी, यहां से दूसरी इक्वेशन लिखी, और तीसरी इक्वेशन कैसे आई? तीसरी इक्वेशन यहां से आई, A1 और A2 के बीच में रिलेशन। सो इतना क्लियर है तुम लोग को? सबसे पहले तो इतना बताओ मुझे। अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे उल्टा ले लिया एक्चुअली, इसे x2 ले लिया था, इसे x1 ले A1 ले लिया था, इसे x1 इसे A2 कर देता, तो बस यहाँ पे साइन फ्लिप कर दो बस। आई मीन ये इक्वेशन काट दो, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा था, यहाँ पे इनके लिए एक्सप्लेनेशन में साइन फ्लिप कर दो बस। A1 इज गिवन बाय 2 टाइम्स A2। आई मीन जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उसके डबल एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। सो A1 इज गिवन बाय 2 टाइम्स A2, ये है अपना इक्वेशन नंबर 3। जिन जिनको इतना क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो और लिखो। अच्छा चलो, हमने 3 इक्वेशंस लिख दिए। तो जैसे मैंने बताया था, अभी एक फिजिसिस्ट का काम खत्म हो गया है, अभी एक मैथमेटिशियन का काम आ गया है, ठीक है। सो करेंगे कैसे सॉल्व इसे? सबसे पहले ये वाला कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, सही है। इसे नेग्लेक्ट करो ना प्लीज, इसे नेग्लेक्ट करना, ये देख लेना A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है और हमें और 3 वेरिएबल्स है, तो हमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं। सबसे पहले मैं A1 इक्वल टू 2A2 लिख दूंगा, जहां जहां मुझे A1 दिख रहा है वहां वहां मैं 2A2 लिख दूंगा, ठीक है। सो A1 इज इक्वल टू 2A2, यहाँ पे A1 के बदले 2A2 लिखना है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? M1G माइनस टी इज इक्वल टू A1 के बदले मुझे 2A2 लिखना है, सो यहाँ पे बन जाएगा 2M1A2, ठीक है। अच्छा अभी बस इन दोनों इक्वेशंस पे फोकस करो। अभी देखो A1 एलिमिनेट हो चुका है, सो ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सिस्टम बन गया है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सिस्टम को हमने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 नहीं है। अभी जैसे प्रीवियसली सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहां से मैं टेंशन लिख सकता हूं, मैं टेंशन क्या लिख सकता हूं? टेंशन लिख सकता हूं M1G माइनस 2M1A2, M1G माइनस 2M1A2, सही है। अच्छा अभी यही टेंशन की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा, यही टेंशन की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा? देखो अभी इस टेंशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, सो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2M1G माइनस 4M1A2 माइनस M2G, एक माइनस M2G बचा है, माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2, इज इक्वल टू M2A2, सही है। अच्छा अभी अगर ये वाला जो नीचे इक्वेशन जो दिख रहा है, अगर उसे गौर से देखो तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, विच इज नथिंग बट A2। बाकी सारी चीजें नोन है, G नोन है, M1 नोन है, M2 नोन है, बाकी सारी चीजें नोन है, बस अपना A2 एक वेरिएबल बच गया है। तो चलो A2 निकाल लेंगे हम। देखो इस टर्म में A2 है, इस टर्म में A2 है, ठीक है। सो क्या लिख सकता हूं मैं? 2M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2 प्लस 4M1A2, सही है। यहाँ पे ये इक्वेशन हमने लिख दी है। अच्छा अभी क्या करेंगे हम? पहले वाले टर्म में ये G कॉमन ले लेंगे, सो 2M1 माइनस M2 द होल टाइम्स G इज इक्वल टू M2 प्लस 4M1 द होल टाइम स्मॉल है। सो यहां से हमें A2 है ये, सॉरी, सो यहां से हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। A2 क्या मिल जाएगा? 2M1 माइनस M2 G द होल डिवाइडेड बाय M2 प्लस 4M1, सही है। सो ये हमें A2 की वैल्यू मिल रही है। जिन जिनको इतना क्लियर है थम्स अप दे दो एक मुझे। चलो अभी A2 मिल गया, तो A1 मिलना, बस मुझे जो A2 एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसी के नीचे A1 लिख दूंगा, बस ये पूरे एक्सप्रेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2M1 माइनस M2 द होल इंटू G द होल डिवाइडेड बाय M2 प्लस 4M1, सही है। सो ये अपने A1 का एक्सप्रेशन आ गया। चलो लिखो इसे। बाय द वे एक चीज बतानी थी मुझे तुम्हें, बेसिकली ये जो लिखा है ना, हमें इसे कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं या फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, इसे हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं, सही है। बेसिकली दोनों दोनों का मोशन एक दूसरे से कंस्ट्रेंट है ना, दोनों का मोशन एक दूसरे से कंस्ट्रेंट है। आई मीन दोनों ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इनका मोशन एक दूसरे से कंस्ट्रेंट है, एंड दैट्स द रीजन इन दोनों के बीच का जो मोशन है, उनके बीच का इक्वेशन को हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बोलते हैं, सही है। अच्छा ठीक है, अभी हमें देखो, हमने A1 निकाला, A2 निकाला, हमें टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली ये चीज यूज कर सकते हैं,
या फिर कुछ भी यूज करो, हमने a1 a2 तो निकाल लिया, यहां से कोई भी इक्वेशन चूज करो, उसमें सारे a1 a2 की वैल्यू डंप कर दो। तो आई विल बी यूजिंग दिस बिकॉज डायरेक्टली मैंने फॉर्म में लिख दिया m1g minus 2 m1 a2। सो टेंशन इज गिवन बाय m1g minus 2 m1 a2। ठीक है, आई होप मैंने सही लिखा है, m1g minus 2 m1 a2। ठीक है, बस अभी डालना है इसमें इज इक्वल टू m1g minus 2 m1 into a2। a2 के बदले ये चीज पूरी डाल देंगे, यही चीज पूरी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 2m1 minus m2 the whole times g divided by m2 plus 4m1। सही है, बस अभी इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे हम? m1 m2 g प्लस 4m1 स्क्वायर g माइनस 2m1 इंटू 2m1 इंटू जी, यहाँ पे भी 4m1 स्क्वायर g आ जाएगा। सही है, फिर प्लस 2m1 m2 g द होल डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस 4m1। सही है, अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये चीज कैंसिल आउट हो रही है। जब कैंसिल आउट होता है तो मजा आता है ना, देख के ही मजा आ जाता है मुझे तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। देखो ये m1 m2 g में कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा, ये m1 m2 g और 2m1 m2 g कॉमन, ये तो 3m1 m2 g बन जाएगा। 3m1 m2 g द होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? m2 प्लस 4m1। सही है, सो ये अपना टेंशन का वैल्यू है। सो बेसिकली ये वाला जो स्ट्रिंग है जहां पे टेंशन टेंशन है, तो वहां पे टेंशन ये जो गिवन आया है वो, और बाकी इन दो स्ट्रिंग्स में इसका डबल टेंशन आ गया। तो यहाँ पे हमने टेंशन इवेल्युएट कर लिया है। ठीक है, जिन जिन को इतना क्लियर है थम्स अप दे दो और इतना ये लिखना स्टार्ट कर दो। चलो देखो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। देखो हमने ये टेंशन निकाल लिया था कि टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स। अभी हमने बेसिकली बताया अगर मोशन ही नहीं हो रहा है तो m1 और m2 के बीच में रेशियो क्या है। ठीक है, ये अपना मेन क्वेश्चन था एक्चुअली, बाकी तो मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यूज तो ऐसे ही निकाल ली। ठीक है, बट यहाँ पे ये पूछ रहा हूं कि m1 और m2 के बीच में रेशियो क्या है अगर मोशन ही नहीं हो रहा है। सही है, तो अगर मोशन ही नहीं हो रहा है तो a1 और a2 दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। a1 a2 दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, बेसिकली ये सब की वैल्यू जीरो हो जाएंगी अगर मोशन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अच्छा अगर इस चीज की वैल्यू जीरो है तो कहना है ये वाला न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट जीरो है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 2m1 माइनस m2 ये चीज जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है बेसिकली अगर मोशन ही नहीं हो रहा है। सही है, तो यहां से बेसिकली m1 is to m2 क्या आ जाएगा? 2m1 is equal to m2 आ जाएगा, और यहां से बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि m1 by m2 ये चीज आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम या फिर बोलते हैं ना एमसीक्यू में आएगा ये, जेईई मेंस या फिर सीईटी या फिर नीट में। ठीक है, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो ये बताओ, तो ये उसका आंसर है, हाफ आया है। लिखो इतना अच्छे, यहाँ पे देखो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है, लिखो इसे अच्छे से। अभी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सही है। अब ये वर्चुअल क्या है, वर्क क्या है, सबसे पहले ये चीज जान लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है। ठीक है, इस पे मैं सपोज एफ फोर्स लगा रहा हूं, इसमें सपोज एफ फोर्स लगा रहा हूं और इसने टोटल एस डिस्प्लेसमेंट किया है इसी के डायरेक्शन में। ऑब्वियसली वर्क और एनर्जी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जितना पता होना चाहिए उतना बता रहा हूं। ठीक है, अगर एफ फोर्स लग रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाता है? टोटल वर्क डन हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और एक चीज क्या है, सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मैं उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और ये जा उल्टे डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और फिर फोर्स मैंने ऑपोजिट लगा दिया है, तो इस केस में वर्क हो जाता है माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे एक। अच्छा, अभी बेसिकली ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले ये चीज लिख दो कि रोप कैन नॉट डू एनी वर्क, रोप कैन नॉट डू एनी वर्क। बेसिकली रोप के अंदर एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी का बचपन में डेफिनेशन क्या पढ़ते थे? द एबिलिटी टू डू वर्क। आई मीन जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, लेकिन रोप के पास ऐसे खुद की कोई एनर्जी नहीं है। सही है, तो वर्क कैन नॉट डू एनी वर्क। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाती है? यहां से इक्वेशन आ जाती है वर्क डन बाय रोप रादर आई शुड से टोटल वर्क डन बाय रोप। इसे हमें जीरो से इक्वेट करना है। बेसिकली ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे कंस्टेंट इक्वेशंस लिखने के लिए।
ठीक है, इसके नीचे और एक चीज लिख दो, टू राइट कंस्ट्रेंट रिलेशंस, या फिर टू राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्यों यूज करते हैं? कंस्ट्रेंट इक्वेशंस यूज करने में। सही है। क्या प्रिंसिपल है इसका कि टोटल वर्क डन बाय रोप जीरो होता है, रोप के अंदर खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, और हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अभी एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या चलेगा। ठीक है, मैं मान लूंगा सपोज ये x1 ऊपर गया और ये x2 ऊपर, x2 नीचे जा रहा है। सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, जो ये x1 ऊपर जा रहा है और रोप इस पे 2 टेंशन 2t फोर्स लगा रही है, सो यहाँ पे वर्क डन बाय रोप कितना हो जाएगा? 2 टेंशन 2t ऊपर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट x1 है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे वर्क डन बन जाएगा 2t x1, यहाँ पे वर्क डन बन जाएगा 2t x1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो टेंशन ऊपर लग रहा है और नीचे x2 से डिस्प्लेस कर रहा है। टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। जैसे मैंने बताया था टेंशन ऑलवेज पुल्स, फोर्स रोप ऑलवेज पुल्स, तो उससे हम बोल सकते हैं टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन जा नीचे रहा है। सो कहना है यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन बन जाएगा -t टाइम्स x2। तो ये दो इक्वेशंस जो मैंने लिखे हैं 2t(x1) और -t(x2), इतना जिन जिन को क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो सबसे पहले। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, मैं बेसिकली रोप जो है अपना रोप टोटल कितना वर्क कर रहा है, कितना काम कर रहा है, बेसिकली फिजिक्स का काम, ठीक है, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्लॉक पे आ जाऊंगा। इस वाले ब्लॉक पे रोप कितना फोर्स लगा रहा है? 2t फोर्स लगा रहा है। सही है, इस वाले ब्लॉक पे रोप टोटल 2t फोर्स लगा रहा है। अच्छा, और ये ऊपर x1 डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर x1 है। सो यहां से मैंने ये इक्वेशन लिख दिया कि टोटल वर्क इज गिवन बाय 2t, ये फोर्स है, दिस थिंग इज फोर्स एंड दिस थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। सही है। अच्छा, इस केस में ये ऊपर जा रहा है और टेंशन का डायरेक्शन भी ऊपर है, सो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो वर्क डन इज गिवन बाय 2t x1। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे लिख दूंगा मैं, यहां पे टेंशन ऊपर है और ये जा नीचे रहा है, दैट्स व्हाई जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। सो वर्क डन इज गिवन बाय माइनस फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। अच्छा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये चीज है 2t(x1), ठीक है, और ये चीज भी ऐड कर दूंगा, बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -t टाइम्स x2। ठीक है, ये बन जाएगा टोटल वर्क डन बाय द रोप। अभी ये चीज मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल, और वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि टोटल वर्क डन बाय रोप ये कितना आ रहा था? ये आ रहा था 2t(x1) - t(x2), 2t(x1) - t(x2। सही है। अब जैसे मैंने बताया कि रोप जो है, रोप में खुद की एनर्जी होती नहीं है, सो नेट वर्क डन बाय रोप ये 0 होना चाहिए, तो इस चीज को हमें 0 करना है। ठीक है। अच्छा, अभी इस चीज को अगर मैं 0 कर दूंगा, सो ये टेंशन टेंशन तो यही कट जाएगा, सो 2x1 = x2। बेसिकली डायरेक्टली हमें रिलेशन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली हमें कंस्टेंट रिलेशन आ रहा है। इसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, सो 2v1 = v2, और एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, सो 2a1 = a2। तो बेसिकली ये वाला कंस्टेंट रिलेशन हमें ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, a1 = 2a2, एक सेकेंड, उल्टा लिखा है क्या मैंने? x2 a2, ठीक है, चलो सेम चीज है, इसे x1 माना है, क्वेश्चन में इसे a2 माना था, तो वही कंफ्यूजन और कुछ नहीं। सही, तो बेसिकली ये इक्वेशन आ रहा है। सो जब हमने इस केस में देखो कितना हार्ड था, अज्यूम करना था कि ये x से ऊपर जा रहा है, ये x से नीचे आ रहा है, ब्ला ब्ला सोचना पड़ रहा था। यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा दिया, हमें डायरेक्टली आंसर आ गया। तो इतना नोट डाउन कर लो सबसे पहले तो तुम लोग। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, ये अपना पुली सिस्टम है, जो पहले कह रहे थे उससे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, हमें कंस्टेंट रिलेशन देना है, बेसिकली ज्यादा कुछ करना नहीं है सॉल्व इसमें, हमें इसमें कंस्टेंट रिलेशन जाना है, बाद में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें डाल दूंगा मेरी तरफ से, बट फॉर नाउ हमें बस एक a1 और a2 के बीच में रिलेशन लिखना है। सही है, और इसे हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से करना है, इसे हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से करना है। सो मैं क्या स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं बोलूंगा लेट्स से ये जो ब्लू वाला स्ट्रिंग है ये एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो रोप है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, बेसिकली चारों पुली से होते हुए यहाँ पे जा रहा है। सही है। सो मैं मान लूंगा कि ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ठीक है, मैं मान लूंगा कि पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन टी 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 सब में पूरे में टेंशन टी है।
ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये ग्रीन वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो जाएगा? ग्रीन वाले स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2t। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे ये दो स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे अकेला स्ट्रिंग है हैंडल कर रहा है, सो इसमें डबल ताकत होगी। सिमिलरली ये वाला जो ग्रीन वाला स्ट्रिंग है इसमें भी टेंशन 2t आ जाएगा, यहाँ पे इनमें भी 2t आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली टी के टर्म्स में मैंने जो सबके टेंशन लिखे, ये जो लिखा है इतना क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो सब लोग। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जो हमने पुली सिस्टम लिखा है, अभी हमें A1 और A2 के बीच में रिलेशन लिखना है। सही है, A1 और A2 के बीच में रिलेशन लिखना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। मैं बोल दूंगा सपोज ये वाला जो ब्लॉक है वो x1 डिस्टेंस नीचे जा रहा है, सही है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो x2 डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, सही है। x1 डिस्टेंस नीचे आ रहा है, x2 डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग वर्क लिखेंगे क्योंकि वर्क डन बाय स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रिंग देख लो, ये वाला रोप देख लो, सही है। ये जो है ये ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, ये ब्लॉक को ऊपर खींचेगा। ऑब्वियसली पुली को नीचे खींचेगा लेकिन ब्लॉक को ऊपर खींचेगा। जैसे मैंने बताया था रोप हमेशा खींच सकता है, रोप कैन ऑलवेज पुल, टेंशन ऑलवेज पुल्स, तो ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, सही है। अच्छा, ये वाला जो ब्लॉक है वो जा नीचे रहा है x1 डिस्टेंस और इसका फोर्स ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय पुली कितना है? कैन आई से इट इज -2t टाइम्स x1। ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, सही है। अच्छा, यहां पे भी मैं वर्क का लिखूंगा, यहां पे वर्क डन कितना, यहां पे एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। ये 2t से उसे ऊपर खींच रहा है लेकिन जा नीचे रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा -2t टाइम्स x1, सही है, एग्जैक्टली सेम वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, अभी यहां पे देख लेते हैं, यहां पे टेंशन जो है इसे ऊपर खींच रहा है और ये जा भी ऊपर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय रोप कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन बाय रोप हो जाएगा फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट x2, ठीक है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन इस केस में सेम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट वर्क डन बाय रोप कितना हो जाएगा? फिर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? सबसे पहले tx2 तो आएगा ही, यहाँ पे -2tx1 -2tx1, सही है, -2tx1, यहाँ पे -2tx1, यहाँ पे tx2, ठीक है। ये सारों को मैं ऐड कर रहा हूं तो नेगेटिव वाले ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ ऐड अप हो जाएंगे। अभी जो हम लोग का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या था कि रोप जो है वो खुद का वर्क कभी कर नहीं सकता, तो जो नेट वर्क डन होगा रोप का वो 0 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे टोटल जितना भी वर्क डन है उसे मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले टेंशन टेंशन तो हटा दो, टी काट दो, सो x2 -2x1 -2x1 -4x1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से बेसिकली रिलेशन क्या आ रहा है? x2 इज गिवन बाय 4 टाइम्स x1, x2 इज गिवन बाय 4 टाइम्स x1। अभी इसे एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सो v2 इज इक्वल टू 4v1, और एक बार टाइम के इसमें में डिफरेंशिएट कर देंगे तो a2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a1, सही है। तो ये अपना कंसिडर रिलेशन आ रहा है, मीनिंग ये बड़े वाले ब्लॉक को अगर मैं x1 से नीचे खींच रहा हूं या फिर a1 से नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो राइट वाला ब्लॉक 4 गुना तेजी से ऊपर आ रहा है। सो ये देखो कितना इजीली, कितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का मैंने यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन लिख दिया है। जिन जिनको ये क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो अच्छे से। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, सही है, और हमें बेसिकली ये A1 और A2 में रिलेशन बताना है कि M1 वाला जो ब्लॉक है वो A1 से लेट से ऊपर जा रहा है, ये अजम्पशन ही और कुछ नहीं, और M2 वाला नीचे आ रहा है A2 से। तो हमें बेसिकली इनके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन बताना है। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? सही है। अच्छा, तो जस्ट स्टार्ट कैसे करें? मैं बोल दूंगा लेट से ये वाला जो रोप है, देखो अभी ये वाला रोप कैसा होगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जाकर खत्म हो रहा है। लेट से इसमें टेंशन T है, ये पूरे रोप में टेंशन T है, ठीक है, इस पूरे रोप में टेंशन T है। सो इस वाले रोप में टेंशन कितना होगा? कहना है इस वाले रोप पे टेंशन हो जाएगा 2T, अगेन यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2T, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये T से खींच रहा है, ये T से खींच रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, सो इस वाले रोप में 2T टेंशन आ जाएगा। अभी ये वाली रोप तो सेम ही है, ऐसे स्टार्ट हो रही है ऐसे जा रही है, तो इस वाले रोप में टेंशन 2T है। तो इस वाले में कितना टेंशन हो जाएगा? इसमें टेंशन इसके डबल हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 4T। तो यहाँ पे है टेंशन 4T, तो 4T ये वाले रोप पे भी टेंशन है 4T, और फाइनली ये वाला जो रोप है, इस वाले रोप में टेंशन है 8T, इसी का डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे 8T, यहाँ पे 8T, तो 8T इसमें रोप कितना, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? इसमें टेंशन हो जाएगा टोटल 16T। सो एकदम पहला वाला रोप था उसमें टेंशन था T, उसमें उसका डबल हो गया
उसके बाद में फिर से डबल हो गया, उसमें बाद में फिर से डबल हो गया, फाइनली यहाँ पे डबल हो गया। तो यहाँ पे टोटल 16t टेंशन आ गया। तो ये जो मैंने टेंशन लिखे टी के टर्म्स में, जिन जिनको ये क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो एक सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अज्यूम करना है। सपोज ये A1 ना, तो सपोज मान लेंगे कि ये x1 डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और ये x2 डिस्टेंस नीचे आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन इंटू x1, और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज लगाएंगे। टेंशन जो है वो हमेशा ऊपर एक्ट कर रहा है, ब्लॉक पे टेंशन ऊपर एक्ट कर रहा है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। अच्छा, टेंशन कितना है, टेंशन यहाँ पे 16t है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा माइनस फोर्स विच इज नथिंग बट 16t इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट x2। सो ये क्वांटिटी फोर्स है, ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन या फिर नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, tx1 माइनस 16tx2। सही है। सो अपना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बताता है कि टोटल वर्क डन बाय रोप ये 0 होना चाहिए, बिकॉज रोप में खुद की कुछ एनर्जी होती नहीं, तो इसे हम 0 बना देंगे। सो फाइनली क्या होगा, ये टी कैंसिल कर दूंगा मैं, और हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x1 माइनस 16x2 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली x1 इज इक्वल टू 16x2, ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, सो v1 इज इक्वल टू 16v2 आ जाएगा वेलोसिटी के टर्म्स में। इसे और एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सो a1 इज गिवन बाय 16 टाइम्स a2। सो ये अपना फाइनल कंस्टेंट रिलेशन है a1 a2 के बीच में। सो जिन जिन को एक क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे अच्छे से एक।